हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीज क्लासेस। और इस वीडियो में आपके सामने है एक और स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो कि है स्टैंडर्ड 3 की ड्रीम कैचर की बुक का चैप्टर नंबर 16 चाइना सिल्क और चाइनीज़ फोक टेल। और इसको रीटोल्ड किया गया है सुधा मूर्ति द्वारा। तो फोक टेल्स लोक कथाएँ, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है अपनी एक और स्टोरी एक्सप्लेनेशन में, जिसका नाम है वाई विजडम इज़ एवरीवेयर। आप लोग चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ टाइनी विलेज इन चाइना। एक लंबे समय पहले चाइना के एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल फ्रॉम अ वीवर्स फैमिली। वहाँ रहती थी एक गरीब लड़की जो कि थी बुनकर परिवार से। बुनकर जो लोग बुनाई का काम करते हैं। वन डे द एम्परर वॉज पासिंग थ्रू द विलेज। एक दिन बादशाह उस गांव से गुजर रहे थे एंड सॉ हर वर्किंग इन द फील्ड्स। और तभी उन्होंने उस लड़की को खेतों में काम करते हुए देखा। इसी दौरान he noticed her red cheeks and rosebud like mouth, her proud bearing and her rough work-worn hands, which meant she worked very hard through the year. इसी दौरान बादशाह ने नोटिस किया उस लड़की के लाल गालों को, गुलाब की कलियों जैसे मुंह को, उसके गर्वपूर्ण स्वभाव को और काम करके थके हुए खुरदुरे से हाथों को, जिसे देखकर ये साफ समझ आता है कि उसने साल भर कड़ी मेहनत की है। He immediately fell in love with her and though he was much older, decided to marry her. बादशाह फौरन ही उस लड़की के प्यार में पड़ गए और उम्र में काफ़ी बड़े होने के बावजूद उससे शादी करने का फैसला किया। The girl married the ruler of the land. लड़की ने राज्य के शासक से शादी कर ली and went to live in his palace as his beloved queen. और उसकी प्यारी रानी के रूप में उसके महल में रहने चली गई। But she was unhappy. लेकिन वो नाखुश थी। She had grown up in the wide open spaces of the countryside and now she was confined to a palace. वो गांव की खुली जगहों और खुले आसमानों के नीचे पली बड़ी थी, लेकिन यहाँ महल में वो सीमित हो चुकी थी। She was used to working from dawn to night without a moment's rest. वो सुबह से लेकर रात तक एक पल के लिए भी आराम किए बगैर काम करने की आदी थी। But now she had many servants to take care of her needs and did not know how to fill her time. लेकिन अब उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए उसके पास कई सारे नौकर चाकर थे और वो नहीं समझ पा रही थी कि अब अपना समय किस तरह से बिताए। In the village, she had been surrounded by family and friends who exchanged news and gossip as they worked. गांव में ये अपने परिवार और दोस्तों के बीच घिरी हुई थी, जो लोग काम करते वक्त एक दूसरे को हर खबर सुनाया करते थे और काफ़ी गपशप किया करते थे। But in the palace it was quiet and no one spoke out of turn. लेकिन यहाँ पैलेस में सब कुछ बहुत ही शांत था और कोई भी अपनी ज़रूरत के अलावा या अपनी बारी के अलावा महारानी से बात नहीं करता था। The emperor noticed his new wife was sad and tried his best to make her happy. एम्परर ने नोटिस किया कि उनकी नई पत्नी दुखी है और उन्हें खुश करने के लिए अपनी हर पूरी कोशिश की। He bought her grand clothes and jewels and artifacts. बादशाह ने अपनी महारानी के लिए आलीशान कपड़े, गहने और कलाकृतियाँ खरीदी। He threw elaborate parties and hired the best musicians of the land to amuse her. बादशाह ने यहाँ तक कि बड़ी बड़ी पार्टियाँ रखी अपने महल में और राज्य के सबसे अच्छे संगीतकारों को बुलाया, जिससे कि वो महारानी का एंटरटेनमेंट कर सके। Yet she was sad. लेकिन इन सब के बावजूद महारानी दुखी थी। One afternoon, the empress sat under a mulberry bush in her garden. एक दोपहर महारानी अपने गार्डन में मलबेरी बुश के नीचे बैठी। Lost in her thoughts about her village, अपनी गांव की यादों में खो गई। She slowly sipped hot water from a cup. वो धीरे धीरे एक कप से गर्म पानी की चुस्कियां लेने लगी। Staring up at the blue sky, the girl remembered the birds that flew over her village. नीले आसमान की तरफ देखते हुए लड़की अपने गांव के ऊपर से उड़कर जाने वाले पंछियों को याद करने लगी। Then sighing softly to herself, she picked up her cup to take another sip. फिर अपने आप में धीमे से आ भरते हुए उसने एक और घूंट पीने के लिए अपना कप उठाया। But what was this? लेकिन ये क्या था? A cocoon from the mulberry bush had dropped into the hot water. मलबेरी बुश से एक ककून गर्म पानी में गिर गया था। But then she took a closer look.
लेकिन फिर उसने करीब से देखा एंड शी सॉ सम थ्रेड्स पीपिंग आउट फ्रॉम द ककून, और ककून से कुछ धागे बाहर निकलते देखे। वेयर हैड दे कम फ्रॉम, आखिर वो आए कहाँ से थे? She pulled the threads. They were thin, strong and shiny. अब महारानी ने उन धागों को खींचना शुरू किया जो कि बहुत ही पतले, मजबूत और चमकीले थे। She kept pulling and a long line of thread came out. महारानी उन धागों को खींचती रही और इस तरह से धागे की एक लंबी सी लाइन बाहर निकल आई। Now the empress had a great idea. अब एम्प्रेस के पास एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया था। She would take the thread from many cocoons. बहुत सारे cocoons से वो धागे जमा करेगी एंड वीव सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉथ फ्रॉम इट, और बहुत ही मजबूत और मुलायम कपड़े बुनेगी उन धागों से। शी कॉल्ड हर सर्वेंट्स एंड एवरीवन गॉट टू वर्क। महारानी ने अपने नौकरों को बुलाया और सभी काम पर लग गए। दे टुक cocoons आउट ऑफ द मलबेरी ट्री, ड्रॉप देम इन हॉट वाटर एंड रिमूव द थ्रेड। उन्होंने मलबेरी के पेड़ से ककून निकाले, गर्म पानी में डाला और धागे निकालना शुरू किया। They gathered a fair amount of yarn, और उन लोगों ने काफ़ी मात्रा में धागा इकट्ठा किया। Then the queen ordered a special weaving machine and wove the first piece of cloth using this new thread. और इसके बाद महारानी ने एक विशेष बुनाई मशीन मंगवाई और इस नए धागे का उपयोग करके कपड़े का पहला टुकड़ा बुना। Thus silk, the best and brightest form of cloth, was formed. और इस तरह से रेशम कपड़े का सबसे अच्छा और सबसे चमकीला रूप बुना गया। The manufacture of silk spread throughout China. रेशम का उत्पादन पूरे चीन में फैल गया। It was the cloth that only royalty could wear. ये एक ऐसा कपड़ा था जो सिर्फ राजघराने के लोग ही पहन सकते थे। And was much in demand in lands as far away as Rome. और रोम जैसे दूर दराज के देशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी। The route through which silk was traded between China and Europe through Asia was called the Silk Route. और जिस रास्ते से चीन और यूरोप के बीच एशिया के जरिए रेशम का व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था, the Silk Route. Now that the Chinese had learned how to make silk cloth, अब जब चीनियों ने रेशम के कपड़े बनाना सीख लिया था, they did not want to share this knowledge with anyone in the world. वे इस ज्ञान को दुनिया में किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहते थे। Generations of Chinese royalty were sworn never to reveal the secret to anyone. चीनी राजघरानों की पीढ़ियों को शपथ लेनी पड़ती थी कि इस राज को वो किसी के भी सामने नहीं खोलेंगे। When princesses got married and went away to far off lands, जब राजकुमारियों की शादी हुआ करती थी और वो दूर राज्यों में चली जाया करती थी, they were not allowed to tell anyone in their new home how silk was made. रेशम किस तरह से बनाया जाता है ये बात अपने नए घर में बताने की उन्हें अनुमति नहीं थी। Many years later, कई सालों के बाद, when a clever princess was leaving her house after wedding, जब एक होशियार राजकुमारी शादी के बाद अपना घर छोड़कर जा रही थी, as per the customs, रिवाजों के मुताबिक, her bags were searched carefully, उसके बैगों की बहुत ही बारीकी से तलाशी ली जा रही थी, to check she did not carry anything that would help her make silk. ये चेक करने के लिए कि वो अपने साथ कुछ ऐसा ना लेकर जा रही हो जिससे उसकी सिल्क बनाने में मदद हो सके। This princess had been weaving silk from a young age. ये राजकुमारी छोटी उम्र से ही रेशम बना रही थी and wanted to continue to do so wherever she went. और वो जहाँ भी जाए इस काम को बरकरार रखना चाहती। She had hidden the cocoons in her long elaborate hairdo. इसने ककूनों को अपने लंबे सजावट भरे बालों में छिपा लिया था। No one thought of looking there. किसी ने भी वहाँ तलाशी लेने की नहीं सोची थी। When she went to her husband's house, जब वो अपने husband के घर गई, she took out those cocoons from her hair and started gathering silk thread. उसने अपने बालों से उन ककूनों को निकाला और रेशम के धागे निकालना शुरू कर दिया। In this way, as the legend goes, the knowledge of how to make silk left China. इस तरह जैसा कि किंवदंती है, रेशम बनाने का ज्ञान चीन से बाहर निकला। तो ये थी हमारी कहानी चाइना सिल्क, जिसको रीटोल्ड किया है सुधा मूर्ति जी ने।
ये कहानी हिस्ट्री, कल्चर और सिल्क प्रोडक्शन के प्रोसेस का एक बहुत ही बढ़िया सा नैरेटिव प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हमें चाइना के शानदार सिल्क और इसके क्रिएशन के पीछे का सीक्रेट जानने को मिलता है। इस कहानी के द्वारा बच्चों में मलबेरी ट्रीज, सिल्क वर्म्स और रेशम के धागों की फसल में जो बहुत ही सावधानी से देखभाल का जो परिचय है वो करवाया गया है। सुधा मूर्ति जी ने इस कहानी में चीन में रेशम की जो सांस्कृतिक महत्व है उसको कुशलता से इस कहानी में व्यक्त किया है और इस प्राचीन कला में शामिल जो शिल्प कौशल है और जो कड़ी मेहनत है उस पर प्रकाश डाला है। ये कहानी ना सिर्फ सिल्क प्रोडक्शन में एक एजुकेशनल इंसाइट प्रोवाइड करती है, बल्कि बच्चों को दृढ़ता के महत्व और हाथ से बनी रचनाओं की सुंदरता की सराहना करने के लिए भी अप्रिशिएट करती है। ये हिस्ट्री और स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही बढ़िया सा मिक्स है जो इसे ड्रीम कैचर सीरीज में एक अद्भुत जोड़ बनाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा जानने के लिए कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।